भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन अब जमीन पर। एक जमाने में 44% मार्केट शेयर था इनका, आज दिवालिया। फाउंडर जो कभी अरबपति थे, कंपनी से बाहर हो गए। 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, और सोचिए 16,000 लोगों की नौकरियां चली गईं। और अभी नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिवाइवल नहीं, सीधा लिक्विडेशन। तो ये अर्श से फर्श तक का सफर हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय एविएशन की एक बहुत बहुत बड़ी कहानी की, जेट एयरवेज। कैसे ये एयरलाइन बनी, कैसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंची और फिर कैसे जमीन पर आ गई। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कंपनी के उठने गिरने की कहानी नहीं है। इसमें छिपे हैं सबक, बाजार की बदलती सच्चाइयों के, स्ट्रेटेजिक फैसलों के, और उनके क्या नतीजे हो सकते हैं उसके भी। तो कहानी शुरू होती है 1993 से। नरेश गोयल, जिन्होंने काफी नीचे से शुरुआत की थी, 300 रुपए महीने की नौकरी से अपनी ट्रैवल एजेंसी तक का सफर तय किया था। उन्होंने 1991 की ओपन स्काई पॉलिसी का फायदा उठाया। वो पॉलिसी जिसने प्राइवेट प्लेयर्स को डोमेस्टिक मार्केट में आने दिया। गोयल ने गल्फ एयर और कुवैत एयरवेज के साथ मिलकर करीब $20 मिलियन के शुरुआती निवेश से इसे लॉन्च किया। और उनका फोकस शुरू से ही कुछ अलग था, है ना? बिल्कुल, उनका जोर था वर्ल्ड क्लास सर्विस पर। उस जमाने की सरकारी एयरलाइन से हटकर एक प्रीमियम अनुभव देना, और यही मतलब जेट की पहचान बन गया। और ये चला भी 1996-97 तक ही 20% मार्केट शेयर हो गया था। फिर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, 2005 में आईपीओ और गोयल बन गए अरबपति। सब सही जा रहा था। हाँ, शुरुआती दौर तो काफी सफल रहा। फिर आया 2007, एक बहुत बड़ा कदम, एयर सहारा को खरीद लिया। उस वक्त का सबसे बड़ा एविएशन सौदा था ये, करीब 1450 करोड़ का। मार्केट शेयर एकदम से बढ़कर 32% हो गया। हाँ, मार्केट शेयर तो बढ़ा, लेकिन ये सौदा अपने साथ लाया कर्ज का एक बड़ा बोझ। फिर एयर सहारा को जेट लाइट बनाकर लो कॉस्ट मार्केट में उतारने की कोशिश भी हुई, पर वो शायद उतना सफल नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि दो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, फुल सर्विस और लो कॉस्ट, एक ही कंपनी के अंदर चलाना वो थोड़ा मुश्किल और महंगा साबित हुआ। फ्लीट भी तब तक 119 विमानों तक पहुंच गई थी। और फिर 2013 में इतिहाद एयरवेज ने एंट्री ली। 24% हिस्सेदारी, $379 मिलियन का निवेश। ये तो एक जरूरी लाइफलाइन जैसी लगी होगी उस वक्त। लगी तो थी, पैसा तो आया, पर इसके साथ शर्तें भी थीं। इत्तेहाद का दखल बढ़ा, अबू धाबी को हब बनाने पे जोर। तो एक तरह से ये सवाल भी उठा कि कंट्रोल किसके हाथ में ज्यादा है। मतलब पैसा आया, पर शायद थोड़ी आजादी कम हुई, कह सकते हैं। और इसी बीच घरेलू मार्केट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, खासकर लो कॉस्ट कैरियर्स से। हाँ, इंडिगो जैसे प्लेयर्स। तो 2016 तक जेट भले ही पीक पर दिख रही थी, अंदर अंदर मुश्किलें पनप रही थी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन शायद यही थी कि जेट है क्या, प्रीमियम फुल सर्विस या लो कॉस्ट से लड़ने वाली एयरलाइन। एग्जैक्टली। यह आइडेंटिटी क्राइसिस महंगा पड़ा। उनके पास कई तरह के विमान थे, बोइंग 737, एयरबस A330, बोइंग 777। अब सोचिए, इनकी मेंटेनेंस, पायलट्स की ट्रेनिंग, ये सब इंडिगो की सिंगल टाइप फ्लीट मॉडल जो सिर्फ A320 उड़ाते हैं से कहीं ज्यादा खर्चीला था। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि उनका CASK यानी कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, आसान भाषा में कहें तो एक सीट को 1 किलोमीटर उड़ाने का खर्चा, वो लगातार उनके RASK यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर या एक सीट से होने वाली कमाई से ज्यादा रहा। मतलब हर सीट पर नुकसान। सीधी सी बात है। हाँ, हर उड़ान पर पैसा कमा रहे थे। और 2018 आते आते ये हजारों करोड़ के घाटों में बदल गया। ऊपर से तेल महंगा, रुपया कमजोर, इसने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी। कर्ज 15,000 करोड़ के पार। फिर खबरें आने लगीं कि कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो रही है, देरी हो रही है, लीज के पैसे नहीं चुका पा रहे, तो विमान जमीन पे खड़े होने लगे। हाँ, मार्च 2019 तक तो 1/4 से ज्यादा जहाज उड़ ही नहीं रहे थे, और आखिरकार उसी महीने नरेश गोयल और उनकी पत्नी को बोर्ड छोड़ना पड़ा। और फिर वो दिन आया 17 अप्रैल 2019, जेट एयरवेज की सभी उड़ानें बंद। एक झटके में 16,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार। कंपनी चली गई इंसॉल्वेंसी में, NCLT के पास। बिल्कुल। फिर कोशिशें हुई रिवाइवल की। एक कंसोर्टियम था, जलान कालरॉक, JKC। उन्होंने एक प्लान दिया। जून 2021 में NCLT ने उसे मंजूरी भी दे दी। करीब 4,783 करोड़ रुपए लगाने का वादा था। लेकिन उस प्लान में भी लेनदारों यानी बैंकों वगैरह को अपने पैसे का बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ रहा था। हाँ, 96% से ज्यादा का हेयरकट था बैंकों के लिए।
और कर्मचारियों और सप्लायर्स को भी बहुत मामूली रकम मिलनी थी। पर मुश्किल यह हुई कि जेकेसी जरूरी पैसा जुटा ही नहीं पाया, बार बार डेडलाइन मिस होती रही। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाँ, और आखिरकार नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई 5 साल हो गए, रिवाइवल होता दिख नहीं रहा, अब लिक्विडेशन ही होगा, मतलब जो भी बची खुची संपत्ति है उसे बेचकर जितना हो सके कर्ज चुकाया जाए। कोर्ट ने जेकेसी के जमा किए 350 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इतना लंबा क्यों खिंच गया। सही बात है, ये पूरी प्रक्रिया की एफिशिएंसी पर भी सवाल उठाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो जेट केस हश्र के पीछे क्या मुख्य कारण रहे? कोई एक चीज या कई चीजें? नहीं, कोई एक चीज नहीं, ये कई चीजों का मिला-जुला असर था। सबसे पहले तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी, वो तय ही नहीं कर पाए कि उन्हें प्रीमियम रहना है या लो कॉस्ट से लड़ना है। दूसरा, खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेतहाशा कर्ज। तीसरा, महंगा ऑपरेशनल मॉडल, मतलब कई तरह के जहाज रखना। चौथा, इंडिगो जैसे सस्ते और ज्यादा कुशल कॉम्पिटिटर्स का दबाव। बिल्कुल। फिर बाहरी फैक्टर्स भी थे, तेल की कीमतें, रुपए का गिरना, और हाँ, लीडरशिप के कुछ बड़े फैसले, जैसे वो एयर सहारा वाला सौदा, जिसका बोझ शायद वो कभी सही से मैनेज ही नहीं कर पाए। और इंडस्ट्री पे इसका क्या असर हुआ? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि कंपटीशन कम हो गया। इंडिगो जैसी कुछ गिनी चुनी एयरलाइंस का मार्केट शेयर और दबदबा बढ़ गया। हजारों स्किल्ड लोग, पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, वो बेरोजगार हुए। बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और ये सरकार और रेगुलेटर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल की तरह था। वाकई जेट एयरवेज की कहानी भारतीय एविएशन ही नहीं, शायद पूरे कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक बड़ा सबक है। कैसे एक बेहद सफल कंपनी भी रणनीतिक गलतियों और बदलते वक्त के साथ तालमेल ना बिठा पाने की वजह से अर्श से फर्श पर आ सकती है। बिल्कुल, ये कहानी एक चेतावनी भी है। सिर्फ बड़ा बनना या फैलना ही काफी नहीं होता। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कॉस्ट कंट्रोल और बाजार को समझना, ये ज्यादा जरूरी है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या बाकी इंडस्ट्री ने, क्या एविएशन सेक्टर ने जेट के इस अनुभव से सही सबक सीखे हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जेट एयरवेज को बचाया जा सकता था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो इसे लाइक करें और द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।